नमस्कार। फाइलेरियासिस या फिर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस या फिर हिंदी में हाथी पांव, ये जो प्रॉब्लम है ये पहले बहुत कम पाई जा रही थी, लेकिन आजकल इस टाइप के इन्फेक्शन भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके होने का जो मूल कारण होता है वो तो वैसे तो ये इन्फेक्शियस डिसीज है जो मच्छर के काटने या फिर जो हाउस फ्लाइज होती हैं इनके एक जगह पर बैठ कर के काटने की वजह से जो पैरासाइट है वो बॉडी में इन्वेड करता है और ये लिम्फेटिक सिस्टम को हमारे को खराब करने का काम करती है। और ये जो पैरासाइट है ये फाइलेरिया का जो एक तरीके से वॉर्म बोला जाना चाहिए, ये चूंकि फाइलेरियल वॉर्म्स जो होते हैं उनसे ओरिजिनेट हो रही है ये प्रॉब्लम। ये वॉर्म जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड में जाकर के हमारे पूरे के पूरे लिम्फेटिक चैनल्स को ब्लॉक करने का काम कर देते हैं, जिसकी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम हमारा कमजोर पड़ना चालू हो जाता है और पैर में स्पेशली जो लोअर लिम्ब है उनमें धीरे धीरे करके सूजन आना चालू हो जाती है। और इस सूजन की वजह से जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर वो हुए तो उसकी वजह से स्किन जो है वो हार्ड होना चालू हो जाती है, थिक होना चालू हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे पांव जो है ना वो जैसे हाथी का पांव होता है वह उस तरीके का टेक्सचर हो जाता है पैर का हमारे। इस समस्या को इसीलिए एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है कि एलिफेंट के जैसा पैर होना चालू हो जाए। जब मूल रूप से प्रॉब्लम जो है ये जो फाइलेरियल वॉर्म है उससे ओरिजिनेशन है इस प्रॉब्लम का। और ये वॉर्म जो है ये मच्छर के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचता है, इसलिए इसमें जो एजेंट माना जाएगा डिजीज कॉजेटिव एजेंट वो मच्छर को या फिर जो ब्लैक फ्लाइज होती हैं, काली मक्खियां जो होती हैं, वो इसके लिए ट्रांसमिशन का एजेंट मानी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि यह एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस जो है अगर हो गई है तो हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसऑर्डर माना जा सकता है इसको। और अगर ये जो फाइलेरियल वॉर्म है अगर ये आपके शरीर में पहुंच गए हैं लिम्फेटिक सिस्टम में और अगर आपको किसी मच्छर ने काटा और वही इन्फेक्टेड मच्छर जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो उसको एलिफेंटियासिस होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसी कंडीशन में रख रखाव भी करना चाहिए, बचाव रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मूल जो है जैसे कोरोना को भी जो है स्प्रेडिंग डिसऑर्डर का नाम दिया गया कि ये एक दूसरे से फैल रहा है। खांसी है, वॉर्म जो है वायरल डिसऑर्डर है, वायरस जो है वो ड्रॉपलेट के साथ ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जो मूल बात आती है हमेशा, जो नेचुरोपैथी में हमेशा से कहा गया है कि रोग सिर्फ तब बढ़ेगा जब आपके शरीर में रोग के कारक रोगाणु से लड़ने की क्षमता नहीं होगी। तो एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस जो है, फाइलेरियल वॉर्म अगर आपके शरीर में पहुंचा भी दिया जाता है किसी मच्छर या काली मक्खी के जरिए, तो भी अगर आपका शरीर उस वॉर्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने में सक्षम है, लड़कर के उस वॉर्म को हराने में सक्षम है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब यहां भी हमें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करना है वो ये होना चाहिए कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखने की कोशिश करें। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा कह सकते हैं कि अरे साहब आप तो हमेशा इम्यूनिटी पे आ जाते हो कि इम्यूनिटी बढ़ा के रखो तो रोग ही नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है वो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो उन लोगों की ही इम्यूनिटी अच्छी होगी जो अपनी लाइफस्टाइल का फॉलोअप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर लाइफस्टाइल उनकी निगेटिव है, कहीं निगेटिव लाइफस्टाइल में तो इम्यूनिटी अच्छी होती ही कहां है। तो अगर लाइफस्टाइल का अच्छा फॉलोअप है तो आप इन्फेक्शियस डिसऑर्डर से भी बच सकते हो, आप साथ में लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर से भी बच सकते हो। तो आपको केवल जो काम करना है वो रखना है, आप अपनी इम्यूनिटी का
किसी भी तरीके से ख्याल रखें, रोगों से लड़ने की क्षमता को हमेशा मजबूत रखें। शरीर को अंदर से आप बहुत मजबूत जब रखेंगे तो आपको ये किसी भी प्रकार की समस्या से डरने की जरूरत नहीं होगी। तो पहला तो हो जाता है कि कैसे भी करके अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आप सक्षम हो जाते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेते हैं, तो निश्चित ही आपकी ये समस्या भी खत्म होना चालू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हुई नहीं है तो नहीं होगी अगर इम्यूनिटी ज्यादा है, लेकिन अगर हो गई है तो आप इसको किस तरीके से खत्म करेंगे। अब उसने साइन सिम्टम्स दे दिए हैं, पैर आपका सूज करके हाथी पांव के जैसा हो गया है, अब आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। एक तो हो जाता है कि जो लोग अभी देख रहे हैं वो कि ये समस्या आपको हो नहीं इसलिए आप इम्यूनिटी को बढ़ा के रखो, अब हो गई है तो अब इम्यूनिटी को बढ़ा दो ताकि ये समस्या बढ़े नहीं, और इसके समकक्ष कोई भी समस्या इसके जैसी ही या इससे घातक कोई भी समस्या आपके शरीर में आने से पहले 100 बार सोचे। जैसे होता है कि आपके घर में चोरी हुई नहीं है लेकिन आपने अलार्मिंग सिस्टम कर रखा है, आपने चौकीदार रख रखा है, आपने डॉग्स रख रखे हैं, आपने अपने घर का जो चार दीवारी है उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करवा रखा है ताकि भविष्य में चोरी नहीं हो। लेकिन अगर आपके घर में चोरी हो गई तो फिर आप क्या करते हो कि या तो ऐसा ही चोर जो अभी चोरी कर ले गया वैसा वाला चोर, या उसके समकक्ष या उससे मजबूत चोर आपके घर में चोरी नहीं कर पाए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। तो वैसे ही यहां भी आपको अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को अपग्रेड करने की आवश्यकता है अगर आपको यह समस्या हो गई है तो। और इसके साथ साथ आप इस समस्या का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, अब हम देखते हैं ये। तो हमने देखा कि ये तो है इसका जो कारण है इस फाइलेरियासिस के या एलिफेंटियासिस के या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के होने का। अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लिम्फ जो है ना भरना चालू हो जाता है, पैर धीरे धीरे करके फूलना फैलना चालू हो जाता है, और जो ऊपर की स्किन है पैर की वो ऐसी ग्लिस्टरिंग चमकदार हो जाती है, धीरे धीरे करके पैर फूलता चला जाता है और पैर बिल्कुल हाथी के पैर की तरह चौड़ा मोटा हो जाता है। हमें क्या करना है, इस लिम्फेटिक सिस्टम को फिर से मजबूत करना है। लिम्फ जो है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर होना चालू हो जाए, लिम्फ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करना चालू कर दे। अब हम देखेंगे, हम दूसरा वीडियो एक कर लेंगे जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। एक तो होता है ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब खून और हर्ट से जो वेसल पूरे शरीर में खून ले जा रही हैं और शरीर से पूरे खून को दोबारा, अशुद्ध रक्त को दोबारा हर्ट की तरफ लेके आ रही हैं, वो पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक होता है ऐसा ही सिस्टम जिसमें ब्लड नहीं होता है, जिसमें लिम्फ होता है, और वो सिस्टम बोला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। वो लिम्फेटिक सिस्टम जो है लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड से मिलकर के बना होता है। तो यहां जो एलिफेंटियासिस की समस्या है वो लोअर लिम्ब में जो लिम्फेटिक चैनल है आपका वो पूरा का पूरा खराब होकर के फूलना चालू हो जाता है, लिम्फ आपके पूरे लोअर लिम्ब में भरना चालू हो जाता है, और उस भरे हुए लिम्फ में धीरे धीरे करके वहां पर इंफेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पर फ्रेश लिम्फ की सप्लाई नहीं हो पा रही होती है। तो उसके चक्कर में वहां अगर कोई सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ आपको पैर पे कभी कभी पैर को काला कराना चालू कर देती है, कभी कभी पैर में फोड़े फुंसियां होकर के वहां से पस जनरेट होना चालू हो जाता है। और अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो कभी कभी बैक्टीरियल सेप्सिस इतना होता है कि पैर को कटवाना भी पड़ जाता है। तो इसलिए हमें विशेष फोकस रखना है कि लिम्फेटिक चैनल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें, और उसके साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि कैसे भी करके आप अपनी इम्यूनिटी को जनरेट कर दो ताकि कहीं वो लिम्फ में जो वॉर्म है वो लिम्फेटिक चैनल में पहुंचते हुए कहीं और पहुंच करके नुकसान ना कर दें। इसलिए आपको अपने पूरे के पूरे जो आपकी इम्यूनिटी का प्रोसेस है उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इस समस्या से लड़ने में सक्षम हो जाएं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम रखेंगे एलिमिनेशन का प्लान कि आप कैसे भी करके आंतों को और खून को साफ करने का प्लान करवाएं। आंतों की सफाई के लिए आप अगर प्राकृतिक चिकित्सा
का थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आप एनिमा कर सकते हैं। आप आमाशय की सफाई के लिए पानी पी के उल्टी कर सकते हैं अगर आपको हार्ट की और बीपी की समस्या नहीं है तो, या फिर आप शंख प्रक्षालन कहीं प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके करवा सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस होगा जो आपकी आंतों की सफाई करवा देगा, क्योंकि काम आंतों की सफाई के बाद ही शुरू होता है। गृह प्रवेश के पहले हम घर को अच्छे तरीके से, आज तो खैर यह है कि डेटॉल से पोंछा लगा देते हैं, नहीं तो पहले जब घर बनाए जाते थे और गृह प्रवेश होता था तो गाय के गोबर और गौमूत्र मिला करके पूरे घर की लिपाई करी जाती थी, और वो जो लिपाई होती थी उसको ही शुद्धिकरण माना जाता था घर का। मतलब घर की साफ सफाई, शुद्ध करना घर को। तो हमें शरीर में कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है शरीर से, तो हमें अपने शरीर का शुद्धिकरण सबसे पहले करना होगा। अगर शुद्धिकरण सही तरीके से होगा तो निश्चित ही बहुत अच्छा आराम आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं कैसे भी करके जो हमारा फॉलोअप रहेगा वो ये रहे कि कैसे भी आप किसी भी तरीके से अपने खून को भी साफ करवाओ। खून को साफ करवाने के लिए कहा जाता है आहार शुद्धो आंत्र शुद्धि, आंत्र शुद्धो रक्त शुद्धि। अगर खून साफ करवाना है तो आंतें साफ करवानी पड़ेंगी, और आंतें साफ रखनी है तो आपको आहार की शुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। तो बढ़िया भोजन करवाया जाए, सात्विक प्रकृति का भोजन, जिसमें सलाद, वेजिटेबल सैलेड जो होता है, सीजनल वेजिटेबल्स का सैलेड, सीजनल फ्रूट्स का सैलेड, सीजनल फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं अगर आपका वजन कम है तो, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो सीजनल वेजिटेबल सैलेड या सीजनल वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, या सीजनल फ्रूट्स आप पूरे के पूरे खा सकते हैं। जूस नहीं लेंगे फिर आप, क्योंकि जूस वजन बढ़ाने का काम कर सकता है। ये हो जाएगा। इसके साथ में आप उबली हुई सब्जियां, कम मिर्च मसाले, कम तेल चिकनाई वाली, ज्यादा मात्रा में उबली हुई सब्जियों की मात्रा ज्यादा करके आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पानी का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, और साथ में ब्लड पूरे शरीर में अच्छे तरीके से ट्रेवल करे, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बहुत प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप प्राणायाम का अभ्यास करिए, बहुत अच्छे तरीके से फायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा आप अगर डायरेक्ट प्राकृतिक चिकित्सा, जो एलिमिनेशन के अलावा आप एलिफेंटियासिस पे किस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है। आप बहुत हल्के हाथ से स्ट्रोकिंग मूवमेंट कर सकते हैं एलिफेंटियासिस वाले पैर पर। जो पैर सूजा हुआ है उस पैर पर हल्के हाथ से आप या तो हाथ से या फिर कॉटन के कपड़े से गीला करके, कपड़े को ठंडे पानी के गीले कपड़े से स्ट्रोकिंग मूवमेंट करा सकते हैं, जिसकी वजह से लोकल एरिया पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर जो होना चालू हो जाएगा, जो इम्प्रॉपर हो रखा था उसकी वजह से भी आपको धीरे धीरे करके इस एलिफेंटियासिस वाले एरिया में जो पैर सूज गया है उसमें आराम मिलना चालू हो जाएगा। एक तो ये हो जाता है। दूसरा है, आप जो एकदम से पैर सूजना चालू हो गया है, लिम्फ जो भरना चालू हो गया है, लिम्फेटिक चैनल जो है वो ब्लॉक हो गए थे, उसके लिए जो पैर सूजा हुआ है उस पैर पर गरम ठंडा सेक करके 2 मिनट गरम 1 मिनट ठंडा 5 बार रिपीट करना है इसको। ये गरम ठंडा सेक कहा जाएगा, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस के नाम से। इसी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद वेट सीट पैक, मतलब लेग पैक बांधना है आपको, गीला करके कपड़ा रैप करके, पूरा जो स्पाइरल रैपिंग होती है पंजे के निचले वाले भाग से, उसको धीरे धीरे करके आपको जहां तक पैर फूला हुआ है वहां तक पूरे, जनरली ये पैर जो है ना वो घुटने के नीचे नीचे फैलता है, फूलता है, लेकिन आप तो पूरा थाई तक इसको पूरा कर लो इस तरीके से। स्पाइरल बाउंड जो बैंडेजिंग है वो पहले गीला लपेट, सूती वाला कपड़ा गीला करके लपेट दिया, और उसके ऊपर से मफलर या ऊनी प्लैनल जो होता है वो लपेट दिया आपने। वो जो होगा ये वेट सीट पैक बोला जाता है। ये बहुत इफेक्टिवली उस एरिया का, जो पैर जो सूजा हुआ है उस एरिया के इन्फ्लेमेशन को कम करना का काम करेगा, और साथ में धीरे धीरे करके इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स जो वहां जमा हो गए थे वो धीरे धीरे करके लिम्फेटिक सिस्टम पे जाते हुए लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके इस सूजन को खत्म करने का काम कर सकता है। इसके साथ में अगर कोई सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है कुछ, तो हमें लोकल पैर के हाइजीन को मेंटेन कराने का ध्यान रखना है। तो लोकल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए आप गीले कपड़े से, नीम के पानी से पैर को पूरा धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। नीम के पानी की चटनी जो है वो पैर पर लगा करके 10-15 मिनट रखने के बाद पैर को अच्छे तरीके से पानी से धो के साफ कर सकते हैं।
वहां मच्छर मक्खियां अब दोबारा ना काटने पाए, क्योंकि पैर बिल्कुल फूला हुआ है, फटने को है। अगर वहां कोई भी चोट लगेगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, और उंड जो हो जाएगी उस पर अगर कहीं कोई सेकेंडरी इंफेक्शन हो गया तो वो फिर आपको बड़ा नुकसान कर सकता है, वो सेप्सिस करा देगा, और ऐसे केस में फिर एम्पुटेशन के चांसेस भी बन जाते हैं। तो उससे अगर बचना है तो आपको रेगुलरली अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन जरूर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, खाने का हो गया। ट्रीटमेंट में आपने एनिमा कर लिया या फिर कुंजल कर लिया, आप लगातार गर्म ठंडा सेक करके गीला लपेट बांध सकते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। इसके साथ में जनरल बॉडी में जो एलिमिनेशंस होते हैं उसके लिए आप पेट का गर्म ठंडा सेक, मिट्टी पट्टी हल्के हाथ से मालिश करा सकते हैं। जो पैर पे मालिश होगी वो बहुत हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ होगी। और उसके साथ में आप अगर कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप फुल बेडशीट पैक दे सकते हैं, पूरे शरीर का गीली चादर लपेट, या फिर आप मिट्टी का लेप दे रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म कटी स्नान या थोड़ा सा सूर्य स्नान या स्टीम बाथ में बिठा करके पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप भी करा सकते हैं। या फिर आपने जो पैर पर अभी मैंने बताया था गर्म ठंडा सेक करके गीला लपेट करना है, तो गर्म ठंडा सेक करके आप पैर पर मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि मिट्टी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो उस मिट्टी में नीम का पानी या नीम की पत्तियों की चटनी मिला करके आप लगाओ, ताकि कहीं कोई सेकेंडरी इंफेक्शन होने का खतरा आप बिल्कुल खत्म कर लें। ये बहुत अच्छा रहेगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आती है व्यायाम की बारी। तो व्यायाम में पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए कैसे भी करके जो लिम्फ पैर के नीचे की तरफ जमा होता जा रहा है उसको लिम्फेटिक चैनल्स तक ले जाके आपको लिम्फेटिक सिस्टम को साफ कराने का काम करना है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को साफ कराने के लिए आप लेग रेजेस में डॉर्सिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज वेरिकोसिटी की होती हैं। तो आप देख सकते हैं वेरिकोसिटी की एक्सरसाइजेज हैं। वेरिकोसिटी पार्ट 1 कैसे होती है वेरिकोसिटी, और वेरिकोसिटी पार्ट 2 मतलब किस तरीके से आप एक्सरसाइज करके वेरिकोसिटी को खत्म कर सकते हो। ये दोनों वीडियोस हैं, आप इसमें से पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं। और एलिफेंटियासिस के केस में आप पार्ट 2 वेरिकोसिटी वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइज करके आप अपने इस समस्या में धीरे धीरे करके फायदा ले सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा। इसके साथ में अगर आप प्राणायाम करना चाहें तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 20 मिनट के लिए आपको करना है, और उसके बाद फिर डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरना, और भरी गई सांस को बहुत धीरे 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 करके छोड़ना। अगर आप ये वाला प्रोसेस करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी माना जाएगा, बहुत फायदेमंद माना जाएगा। अच्छे तरीके से इस रूटीन का फॉलोअप करिए। और अगर आपको और कोई समस्या रहती है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, ताकि उसके हिसाब से आपका जो भी प्रश्न है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको कुछ और स्पेसिफिक बताया जा सके। ये तो हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अब आजकल बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, जैसे एलिफेंटियासिस में लोग कहेंगे कि हार्डमान या लीच थेरेपी जो है वो भी बहुत इफेक्टिव है, या फिर आजकल जो ब्लड कपिंग चल रही है वो भी आप एलिफेंटियासिस के केस में करा सकते हो। लेकिन एलिफेंटियासिस में अगर हम ये जो कराएंगे, लीच थेरेपी करा रहे हैं या ब्लड कपिंग करा रहे हैं, उससे एक बार की जो समस्या आ गई है ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये कोई मैनेजमेंट माना जा सकता है, इसको ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने जमा हुए फ्लूइड को वहां से हटा दिया, लेकिन तो जमा होने की जो प्रोसेस है उसको तो नहीं हटा पाए। और दूसरा, ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, इसलिए अगर ऐसा लग रहा है कि ये आपका जो फाइलेरियल वॉर्म है ये आपके शरीर को दिन दूनी और रात चौगुना नुकसान करता जा रहा है, तो फिर आपको एंटी फाइलेरियल ड्रग्स जो होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं आप, जो फाइलेरियल वॉर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं। या फिर अगर कोई आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल डिसऑर्डर हो गया है, तो फिर आप एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल के रूप में जो ओरल एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं कोई कट्स या उम्स आ गए हैं तो फिर आप कोई भी एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए जो लोकल ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं कि एकदम से समस्या बढ़ रही थी और उसकी वजह से आपको बुखार आना चालू हो गया था, तो फिर ये था कि आपका वो जो प्राइमरी इन्फेक्शन था, उस प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से सेकेंडरी जो इम्यूनिटी की वजह से, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, जहां पर इनहाइजीनिक कंडीशन बन रही थी उसकी वजह से वहां पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया
और वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसने आपके शरीर को ज्यादा नुकसान किया, तो उसको आपको प्राइमरली ट्रीट करना पड़ेगा। आप उसके लिए चाहें तो ओरल एंटीबायोटिक्स किसी भी एमडी फिजिशियन से मिलकर के लिखवा सकते हैं, जो एंटी फाइलेरियल ड्रग्स के नाम से आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, वो आप लेकर के इस बढ़ती हुई समस्या को तुरंत प्रभाव से तो हाँ उससे रोक सकते हो। उसके बाद आपको करना वही है, ट्रीटमेंट तो वही है जो आपको बताया गया है शुरू से लेकर के, जो इस वीडियो में पूरा बताया गया है। आप अच्छे तरीके से फॉलो करिए। आशा है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या रहती है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।